जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की कड़ी में आज 2-3 दिन की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उससे संबंधित करंट अफेयर्स जानेंगे, समझेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में जो 21 सितंबर को एकात्म धाम का जो अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो किया गया था, तो उसी से संबंधित बहुत सी खबरें प्रतिदिन आ रही हैं। तो इसीलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अद्वैत युवा जागरण शिविर और श्री विजय मनोहर तिवारी की लिखी पुस्तक, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओमकारेश्वर खंडवा में इनकी मूर्ति का अनावरण करने गए थे, 108 फीट ऊंची मूर्ति का, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ किताबों का अनावरण किया है। तो हो सकता है आपके प्री में 100% पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कि अद्वैत युवा जागरण शिविर और श्री विजय मनोहर तिवारी की लिखी पुस्तक एकात्म धाम और स्वप्न से शिल्प तक, इन दोनों पुस्तकों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। 100% पूछा जा सकता है कि एकात्म धाम और स्वप्न से शिल्प तक इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्री विजय मनोहर तिवारी हैं। ठीक है, एकात्मता की मूर्ति का शिवराज सिंह जी के द्वारा वहाँ पर अनावरण किया गया है। एकात्म धाम में स्थापित आचार्य शंकर की प्रतिमा का नाम एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाएगा। जो मूर्ति स्थापित की गई है उसे स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं चित्र में, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उस यहाँ पर इसका भूमि पूजन और उद्घाटन करते हुए देखे जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए फूल से यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इनके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही सुर्खियों में है ये। 108 फीट की जो अष्टधातु मूर्ति आचार्य शंकर के बाल रूप 12 वर्ष की आयु की है। तो ये जो मूर्ति है वो आचार्य शंकर के बाल रूप की मूर्ति है, 12 वर्ष की आयु की मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति के आधार में 75 फीट का पेडेस्टल है। यह मूर्ति पाषाण निर्मित पत्थरों से बनाई गई है, 16 फीट के कमल पर स्थापित की गई है। और इसके मूर्तिकार है, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस जो मूर्ति का डिजाइन है, मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो मूर्तिकार श्री भगवान रामपुरे एवं चित्रकार श्री वासुदेव कामत के मार्गदर्शन में मूर्ति का निर्माण कार्य किया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ विस्तृत विवरण जानते हैं। प्रतिमा में 88% कॉपर, 4% जिंक, 8% टिन का उपयोग किया गया है। प्रतिमा 100 टन वजनी है। कुल 290 पैनल से यह मूर्ति निर्मित की गई है। समग्र अधोसंरचना के निर्माण में उच्च गुणवत्ता के 250 टन के स्टेनलेस स्टील का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कंक्रीट के पेडिस्टल की डिजाइन 500 वर्ष तक की समय अवधि को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जो भी ये नीचे का बेस और कंक्रीट का डिजाइन किया गया है उसकी अनुमानित अवधि या अनुमानित समय जो है 5 वर्ष को 500 वर्ष तक ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। फिर है अगला जो मुख्य खबर है हमारा, ऊर्जा साक्षरता अभियान से संबंधित है। हमारे पेपर में आप मेंस के मुख्य पेपर में आपने देखा होगा, ये हमारी ऊर्जा दक्षता से संबंधित प्रश्न इससे बन सकता है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिए मध्य प्रदेश को सीम अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़े गए हैं 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। क्यों ये खबर है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को ऊर्जा साक्षरता की दिशा में किए गए अनूठे प्रयास के लिए सीम का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा नई दिल्ली में सीम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा सीम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर 2021 को आरंभ ऊर्जा साक्षरता अभियान, ऊषा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ऊषा का फुल फॉर्म क्या होगा? ऊर्जा साक्षरता अभियान, ऊषा। इसका प्रारंभ कब हुआ है? 25 नवंबर 2021 को इसका प्रारंभ किया गया था, ऊर्जा साक्षरता अभियान जिसे हम ऊषा कहते हैं। तब इस प्रोग्राम से 15 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से और जलवायु असंतुलन और बिजली के अपव्यय से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा ऊषा अभियान की शुरुआत की गई थी। ऊषा अभियान की शुरुआत कब की गई है? 25 नवंबर 2021 को
की गई है। ये हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है और ये गैर परंपरागत स्रोत में आता है, क्योंकि हम ऊर्जा को दो भागों में बांट सकते हैं, एक परंपरागत स्रोत होता है, एक गैर परंपरागत स्रोत होता है। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जो प्राचीन काल से परंपरावादी तरीके से जो उपयोग किए जाते हैं उसे हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। परंपरागत स्रोत के उदाहरण आप बता सकते हैं कि कोयला है, जीवाश्म है, पेट्रोलियम है। इसके बाद गैर परंपरागत में जो अभी अभी कुछ समय पहले तकनीकों के द्वारा भी उनका विकास किया गया है उसे हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। आपके जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी आ रहे हैं इस समय, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्रतापीय ऊर्जा, सभी ये आपके कौन से ऊर्जा के प्रकार आएंगे? गैर परंपरागत नवकरणीय ऊर्जा के प्रकार में आएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो है ये भी आपका गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से हमको निजात मिलेगा और ऊर्जा का जो अपव्यय उसे हम बचाएंगे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य ही यही था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संतुलन और बिजली के अपव्यय से बचाना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई है? 25 नवंबर 2021 को की गई है। देश की पहली, आप सभी को ये ज्ञात ही होगा कि देश की पहली जो सोलर सिटी है कौन है? सांची है। सांची में 7000 नागरिक ऊर्जा से साक्षर हुए हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 6 विकास पथ। अब जो है अभी अब से जितनी भी स्लाइड आएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमपीपीएससी प्री में। ठीक है, तो 6 विकास पथों की 4590 किलोमीटर सड़कों से जिलों का होगा तेज़ी से आर्थिक विकास। मतलब कि सड़कों के विकास के लिए, उसकी अधोसंरचना के विकास के लिए कितने सड़कों का निर्माण होगा? 4590 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से जोड़ेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश को? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से सीधा संपर्क मध्य प्रदेश का स्थापित होगा। ठीक है, चंबल एक्सप्रेस वे आप जानते हैं, इसका नाम बदल के अटल प्रोग्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे रख दिया गया था। तो सबसे पहले हम चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में जानते हैं। क्या खबर आई है कि चंबल नदी के समांतर 395 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ को केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना में सम्मिलित कर लिया है। हाल ही अभी खबर में आया है कि जो चंबल एक्सप्रेसवे है, या जिसे हम अटल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई जो है 395 किलोमीटर है, और इसको अभी हाल ही में भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसका जो 310 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से और 85 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा। ठीक है, तो चंबल एक्सप्रेसवे या अटल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर गुजरेगी? 310 किलोमीटर गुजरेगी। मैक्सिमम भाग आपका इसमें मध्य प्रदेश से गुजर रही है। 85 किलोमीटर जो है राजस्थान से गुजरेगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जो चंबल एक्सप्रेसवे है ये 8000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यह पथ ग्वालियर चंबल अंचल के विकास में नए आयाम जोड़ेगा और नई आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खोलेगा। फिर दूसरा एक्सप्रेसवे आप जानते होंगे, नर्मदा एक्सप्रेसवे। ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, मैकाल पर्वत है, वहाँ अमरकंटक है। अमरकंटक से आपके सोनमुड़ा के पास से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से अलीराजपुर होते हुए गुजरात तक 1300 किलोमीटर लंबे नर्मदा प्रगति पथ को बनाया जाना है। तो नर्मदा एक्सप्रेस के बारे में भी आज जानकारी आई है। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा विंध्य एक्सप्रेसवे। राजधानी भोपाल से क्या है? पूर्वी क्षेत्रों के, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। तो सिंगरौली को, सबसे पूर्वी जिला को, सिंगरौली को जोड़ने के लिए राजधानी भोपाल से प्रदेश की पूर्वी सीमा के दूरस्थ अंचल सिंगरौली को जोड़ने के लिए 676 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेसवे का राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वयन किया जाना निर्धारित किया गया है। इन मार्गों के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, जिससे हमारे अधोसंरचना का विकास होगा और हमारे आर्थिक वृद्धि में सहायक होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके बारे में भी आज प्रमुखता से खबर छपी है कि दिल्ली देश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में 1062 किलोमीटर दिल्ली नागपुर हाईवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 1062 किलोमीटर है। दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 676 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरेगा। जो दिल्ली और नागपुर से होता हुआ जो हाईवे निकलेगा उसकी टोटल लंबाई 1062 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में अधिकतम 676 किलोमीटर का यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। देश के 5 राज्यों से यह गुजरेगा।
सबसे उत्तर से शुरू करते हैं। देश के 5 राज्यों में, उत्तर में दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और राजस्थान को जोड़ेगा। तो इसे कहते हैं दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 1100 हेक्टेयर एरिया में उज्जैन जिले में विक्रय उद्योगपुरी, विक्रय नहीं विक्रम उद्योगपुरी, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है यहाँ पर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी गया शायद किसी न किसी एग्जाम में कि विक्रम जो उद्योगपुरी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, उज्जैन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है मुंबई से वाराणसी का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका भी निर्माण किया जाना है। आर्थिक राजधानी मुंबई को आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका जो है इसमें 1345 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 63% हिस्सा लगभग 800 किलोमीटर जो एरिया हमारे मध्य प्रदेश के 29 जिलों से होकर गुजरेगा। तो मुंबई वाराणसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो आर्थिक राजधानी को आध्यात्मिक राजधानी से जोड़ने हेतु 1345 किलोमीटर लंबाई का कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 63% हिस्सा मध्य प्रदेश का है, जो इसके निकालेंगे तो 800 किलोमीटर एरिया मध्य प्रदेश के 29 जिलों से होकर गुजरेगा। तो कितने जिलों से मुंबई वाराणसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकलेगा? 29 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। प्रदेश की लगभग 57% आबादी इस कॉरिडोर से लाभान्वित होगी और यह कॉरिडोर के संपर्क वाले जिलों में आर्थिक विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी। ठीक है, अब ये आपका एक समरी मैंने बना दिया है जिसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रगति के पथ और किलोमीटर, कौन से प्रगति पथ और कितने किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अटल प्रगति पथ जिसे चंबल एक्सप्रेस वे कहते हैं 395 किलोमीटर है। नर्मदा प्रगति पथ 1300 किलोमीटर है। विंध्य एक्सप्रेस वे 676 किलोमीटर है। दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1062 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1504 किलोमीटर है। मुंबई से वाराणसी आर्थिक से हमारी जो आध्यात्मिक राजधानी जोड़ने कॉरिडोर है 1345 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की है। इसके बाद किसकी है? इसके बाद मुंबई वाराणसी की है। इसके बाद किसकी है? नर्मदा प्रगति पथ की है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही नित्य मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स लेके आता रहूँगा और आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा निरंतर मोटिवेशन बना रहे और निरंतर आपकी तैयारी भी होती रहे, जिससे आप लोग अपने मनोवांछित पद को प्राप्त कर सकें और अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।